अच्छा, अब आगे मूव करते हैं हम। ग्रुप कंपनीज का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रुप कंपनीज की सिचुएशन में भी जो है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाया जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। ऑल्दो ईच कंपनी विद इन अ ग्रुप इज सेपरेट लीगल एंटिटी। वैसे नॉर्मली जो है एज दो कंपनीज है, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, और एक कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है। अब दो अलग अलग कंपनी है, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो है ये एक ग्रुप का पार्ट है, लेकिन जो एज अ कंपनी इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑल्दो ईच कंपनी विद इन अ ग्रुप इज सेपरेट लीगल एंटिटी, there have been number of cases where the court have lifted the veil between a holding company and its various subsidiaries। वो कहता है वैसे तो इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जो है आप जो है वेल को उठाते हो, ठीक है। जो वेल उठाते हो बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स वेरियस सब्सिडीज, यानी कि आप कुछ सिचुएशन में देखते हो कि यार क्या हम इनको एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम जो है जो भी केस है उसको मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं कर सकते। सही है। तो ये क्यों किया जाता है? दिस हैज जनरली बीन डन इन ऑर्डर टू बेनिफिट द ग्रुप। ग्रुप को फायदा पहुंचाना, यानी कि पेरेंट और सब्सिडी आपस में जो है ग्रुप कहलाती हैं, ठीक है। ग्रुप को फायदा पहुंचाने की खातिर कि उन्हें कंपनसेशन पेमेंट मिल सके, जहां पर परचेज कंपलसरी हो किसी चीज की, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है मैं आपको केस स्टडी से समझाता हूँ, पहले सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। या फिर ये वेल को इससे उठाया जाता है कि जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, ठीक है, उनको फायदा पहुंचाया जा सके किस सिचुएशन में, जहां पर जो है एक कंपनी ग्रुप में उससे डीलिंग करवाई जाए, ठीक है, उसके नाम पे डीलिंग कराई जाए, उसे उससे चीजें खरीदवाई जाए, ठीक है, और वो कंपनी बाद में जो है वो जाहिर सी बात है जब वो चीजें खरीदेगी। मैं आपको ये जरा केस से पढ़ के समझा देता हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज है, एक है पेरेंट कंपनी, एक है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप है। अब सब्सिडरी कंपनी क्या करती थी? सब्सिडरी कंपनी जो है वो परचेजेस ऑन क्रेडिट करती थी, यानी कि जितना भी सामान जो है वो उधार पे जो है ये मंगवाती थी कंपनी, ठीक है। और ये सामान किसको देती थी? पर पेरेंट कंपनी को। पेरेंट कंपनी सामान को बेच के, ठीक है, सेल्स से अर्निंग करता था, अपना रेवेन्यू कमाता था। अब हुआ यूं कि जाहिर सी बात है जब ये क्रेडिट पे सामान खरीदी की तो कर्जोई ज्यादा हो गए। अब कंपनी ने पैसे लोगों के देने थे, ठीक है। अब जो क्रेडिटर्स थे, अब जब वो इस कंपनी को ही तो सू कर सकते हैं ना, क्रेडिटर्स तो वो तो एस को ही सू कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, तो वो एस से ही डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अब एस कंपनी जो है वो उसका मकसद यही था, उसको सेटअप इसलिए किया गया था कि यार वो क्रेडिट पे परचेज कर सके, और कल को वो अगर पैसे ना भी दे तो केस किस पे आएगा? कंपनी पे आएगा, यानी कि एस पे आएगा, पेरेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई, इसीलिए उसको लिफ्ट किया गया, कोर्ट ने उसको लिफ्ट किया। कोर्ट ने लिफ्ट करके क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पेरेंट कंपनी है इसे सब्सिडरी कंपनी को जो बनाया हुआ था इसी मकसद के लिए बनाया हुआ था कि क्रेडिट पे परचेज कर सकें, और कल को जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो मेरे पास कोई ना आए या ग्रुप को कोई ना लाइबल ठहराए फॉर इट्स डेट्स। लेकिन कोर्ट ने इसको वेल किया, लिफ्ट को, और क्रेडिटर्स को बेनिफिट पहुंचाया, ठीक है। कोर्ट ने कहा भाई पेरेंट कंपनी को कि तुमने सब्सिडरी इसीलिए सेटअप की हुई थी कि वो क्रेडिट पे परचेजेस करे, ठीक है, उधार चढ़ जाए, कंपनी जब बंद होने वाली हो तो तुम्हारे पे कोई हाथ ना उठाए, तुम सारे कहेंगे जी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो क्रेडिटर्स तो बेचारे, यानी कि जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया हुआ, तो वो डूब जाएंगे ना, क्योंकि जो एस कंपनी इसका मकसद ही ये था कि क्रेडिट पे चीजें खरीदना है, उसके एसेट को बेच के उनकी रिकवरी तो नहीं होगी। इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो पेरेंट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी, और पेरेंट से जो है वो क्रेडिटर्स को रिकवरी मिल सकती है, ठीक है। अब सेकंड जो फर्स्ट पॉइंट है कि जिस वेल कोर्ट तब भी उठाती है, ठीक है, जब ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाना हो कंपनसेशन पेमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्यों बेनिफिट पहुंचाना होता है कि कंपनी को क्यों बेनिफिट होना चाहिए, तो हम वो केस समझते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझिएगा। डीएचएन जो है, डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर, वो बिजनेस कैरी करता था प्रीमिसेस, यानी कि वो एरिया पे जो सब्सिडी ने ओन की हुई थी, यानी कि जो लैंड है, लैंड जो है वो सब्सिडरी ने ओन की हुई थी, यानी कि जमीन सब्सिडरी की थी, ठीक है। और उस जमीन पे सारा जो बिजनेस करता था वो कौन करता था? वो पेरेंट करता था, ठीक है। पेरेंट कंपनी बिजनेस करती थी जो कि डीएचएन वाले थे, पेरेंट फूड डिस्ट्रीब्यूटर। अब हुआ यूं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि सब्सिडरी की इटसेल्फ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, यानी कि सब्सिडरी के नाम पे बस क्या था? वो जमीन थी जिसपे डीएचएन कारोबार करता था, उसका फूड का रेस्टोरेंट था, जो भी था, ठीक है। अब और कोई काम सब्सिडरी कंपनी का नहीं था। बोथ कंपनीज हैड सेम डायरेक्टर्स, दोनों कंपनी को चलाने वाले सेम लोग थे। अब लोकल अथॉरिटी को वो जगह चाहिए थी, ठीक है, उनको वो रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने जो है वो
जगह तो जबरदस्ती लेने की कोशिश की, और उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है, जो डिस्टरबेंस हो रहा है बिजनेस का, ठीक है, डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर से जाहिर सी बात है उसमें बिजनेस कर रहे हैं, जब जगह वो लेंगे तो इनका जो बिजनेस सेटअप है सारा, उसको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्टरबेंस होगी, बिजनेस को मूव करना ये वो। इन लोगों ने जो है डीएचएन, उन्होंने उसकी कंपनसेशन मांगी कि आप लोग ये जगह एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना कारोबार कर रहे थे, तो हमें कंपनसेशन पेमेंट तो दें, हम कारोबार को शिफ्ट वगैरह करेंगे जो भी है, ठीक है। लेकिन लोकल अथॉरिटी वालों ने क्या कहा, देखें केस किस पे हुआ है, लोकल अथॉरिटी पे हुआ है, डीएचएन उन्होंने किया है, क्लेमेंट डीएचएन है और लंदन बॉरो ऑफ टावर हैमलेट्स वो डिफेंडेंट है। अब लोकल अथॉरिटी वालों ने क्या एक्सक्यूज पेश किया, उन्होंने कहा भाई जगह जो है वो सब्सिडरी की थी, ठीक है, और सब्सिडरी तो कोई बिजनेस कर ही नहीं रही, जगह हम सब्सिडरी की ले रहे हैं, और सब्सिडरी तो कोई काम ही नहीं कर रही, तो सब्सिडरी का तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जब सब्सिडरी कोई बिजनेस नहीं कर रही तो हम कंपनसेशन तुम्हें क्यों दें, जगह हम सब्सिडरी की ले रहे हैं, बड़े गौर से समझना है, बड़ा इसका लीगल वर्क है कि सब्सिडरी की जगह है, जगह सब्सिडरी की है, तो सब्सिडरी का तो कोई बिजनेस है ही नहीं, तो तुम्हें हम किस चीज की कंपनसेशन दें, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी ने उनको सू कर दिया कि भाई जगह बेशक सब्सिडरी की है, काम तो मैं कर रहा हूँ, तो बिजनेस जो है वो मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो तुम्हें मुझे कंपनसेशन देनी है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि द कंपनीज वर इन इकोनॉमिक टर्म्स, वैसे तो कंपनीज जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है नॉर्मली, लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी जो है वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, जाहिर सी पता है उस जमीन पे ही तो वो सारा सेटअप था, तो इनको आप सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट कर सकते हो। इसीलिए जो डीएचएन वाले ने कहा है कि मुझे डिस्टरबेंस का क्लेम है, ठीक है, तो वो मुझे कंपनसेशन दोगे जो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा उसकी, तो वो क्लेम क्या है, वैलिड है, क्यों, क्योंकि जो प्रेमिसेस है और बिजनेस एक्टिविटी है वो एक ही ग्रुप कर रहा था, ठीक है, जो बिजनेस का काम है और जो प्रेमिसेस थी कंपलसरी था ना, यानी कि उस जमीन पे पेरेंट ही तो काम कर रहा था, यानी कि एक ग्रुप ही तो म्यूचुअली काम कर रहे थे ना, सेपरेट सेपरेट तो काम नहीं कर रहे थे कि एक कंपनी एक मुल्क में है एक कंपनी दूसरे मुल्क में है, ऐसा तो नहीं था ना, एक ही जगह पे वो काम कर रहे थे, एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट थे, तो आप उसको सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट कर सकते हो, यानी कि ग्रुप को आप एक कंपनी ट्रीट कर सकते हो, और क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है तो जो क्लेम उन्होंने किया हुआ है डीएसएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर वालों ने, वो क्लेम वैलिड है और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ठीक है, कि आप ग्रुप को फायदा पहुंचाते हो, ठीक है, ताकि उनको कंपनसेशन पेमेंट मिल सके ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। अब एक और केस है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। केप वॉज एन इंग्लिश रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, केप जो है वो एक इंग्लिश रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसकी यानी कि यूके बेस्ड कंपनी थी, उसकी एक सब्सिडरी सीपीसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रही थी, ठीक है, और उसकी कोर्ट जजमेंट थी, उस पे कोर्ट जजमेंट थी, यानी कि ये होगी केप, ठीक है, ये यूके की कंपनी है, ठीक है, और दूसरी जो कंपनी है वो है आपकी सीपीसी, जो कि यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, इसकी सब्सिडरी कंपनी थी, सी की सब्सिडरी कंपनी थी। अब इस कंपनी की कोई प्रॉब्लम हुई तो इसके अगेंस्ट कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है, और इस कंपनी को कहा गया कि आप पेमेंट्स पे ऑफ करें, ठीक है, पेमेंट्स दें, जो भी कंपनसेशन था क्लेम वो लोगों की करें। अब हुआ यूं कि जो बंदा था उसने जो है केस किस पे कर दिया, उसने यूके वाली कंपनी पे कर दिया, क्या लॉजिक दिया कि भाई सिंगल ग्रुप है ना, सिंगल ग्रुप है, ठीक है, तो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, तो मैं तो सी पे केस करूंगा, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सी पे केस हो सकता है या नहीं, क्या वेल को उठा के ये कहा जाएगा कि ये दोनों सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इट वाज अनसक्सेसफुली आर्ग्यूड दैट वेल शुड बी लिफ्टेड बिटवीन कंपनीज सो एज टू इनेबल द जजमेंट टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट केप। कोर्ट ने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट पेश ये की है, ठीक है, तो ये अनसक्सेसफुल है, ठीक है, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि जी वेल को लिफ्ट करें, इनको सिग्नल इकोनॉमिक एंटिटी ट्रीट करें, ये अनसक्सेसफुल है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि कोई स्पेशली सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे जिससे ये प्रूव हो कि यूके वाले ने जानबूझ के सीपीसी कंपनी बनाई और उस पे जो है वो उससे गलत, उसने जो भी एक्ट किया लोगों का नुकसान हुआ और पेमेंट जो है वो सी से क्लेम करे, ठीक है। उसने कोई ये ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जो यूएस वाली कंपनी से गलती हुई उसने पेमेंट की रिकवरी का है हमें कर दूंगे, तो आप यूके वाली कंपनी पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है अनसक्सेसफुल हुई, ठीक है, कोर्ट ने डिफरेंट रीजंस पेश किए, कोर्ट ने पहला रीजन ये पेश किया कि सीपीसी ने गलती की है, तो सीपीसी पे ही आप क्लेम करें, सीपीसी वालों ने पेमेंट दी भी थी, ठीक है। अब हुआ यूं था कि इन्होंने
पेमेंट सीपीसी से भी क्लेम की और चाहा कि जो केप इंडस्ट्री है यूके वाली उससे भी क्लेम किए जाए, क्योंकि दोनों को एज अ ग्रुप ठहरा के ये आर्ग्यूमेंट पेश की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो सीपीसी कोई इसलिए बनाई तो नहीं थी यूके ने कि वो छुपा सके या कोई गलत काम कर सके, इस वजह से तो उसने नहीं बनाई थी ना, तो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। और ना ऊपर वाले केस की तरह था कि दोनों आपस में मिलजुल के एक दूसरे पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। यूएस वाली कंपनी बिल्कुल सेपरेट थी यूके से, बेशक सब्सिडी थी, वो सेपरेट वहां पर डीलिंग कर रही थी, आपस में इनका कोई मेल जुलाव ऐसा नहीं था, ठीक है। ये भी उन्होंने एक रीजन बयान किया, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे जो है सब्सिडी के डेट्स के लिए पेरेंट को लायबल, या होल्डिंग कंपनी और पेरेंट का एक ही मतलब है, नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो केस टू केस देख के आपने ये चीज वेरी देखनी है कि यार क्या वेल को लिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पे, ठीक है। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कहा था कि हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये वो आ गई है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब जो ऑर्डिनरी या जनरल या अनलिमिटेड पार्टनरशिप सेम मतलब होता है सबका, उसमें जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक थी वो लैग लैग करती थी। कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक, यही लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी या सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वाली, ये चीज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप में नहीं होती थी, ठीक है। तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, अब ये जो है जब पार्टनरशिप में आ जाता है तो आप उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ओवर टाइम द गवर्नमेंट वाज प्रेशराइज्ड टू रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ सम पार्टनरशिप्स, स्पेशली द प्रोफेशनल वन, टू लिमिट देयर लाइबिलिटी एंड हैव सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी विदाउट हैविंग टू फॉर्म अ कंपनी। दिस रिजल्टेड इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। रिसेंटली, आज से 20-22 साल पहले, 2000 में ये लॉ बनाया गया, ये पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और यही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई, कंपनी वाली, कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो उसकी एक सेपरेट क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के सिमिलर फीचर्स होते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आगे हम पब्लिक और प्राइवेट का फर्क भी देखेंगे, तो हम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके जो बंदे होते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है, पार्टनर्स नहीं बोलते। जबकि हम पार्टनरशिप में क्या बोलते थे, पार्टनर बोलते थे। और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते डायरेक्टली डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप पे, ठीक है, डायरेक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो सिर्फ उसी अमाउंट के लिए लायबल होंगे जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि कंपनी वाली कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएगी। कुछ देख लेते हैं इसका डिटेल में कि कैसे बनती है, इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट डिलीवर करना होता है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार को बताना होता है कि मेरी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इसका नाम क्या है, किस जगह पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। कम से कम दो बंदों की डिटेल्स, नाम, उनके एड्रेस आपने बताने होते हैं जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी भेजनी पड़ती है, जिसमें आपने बताना होता है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 है इसको आप कंप्लाई कर रहे हो। जब आप ये दो चीजें रजिस्ट्रार को भेजते हो तो वो आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भेजता है कि आपकी कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हो गई है। मेंबरशिप के हवाले से जो पहले मेंबर्स, यानी कि जब शुरू में लोग ज्वाइन करते हैं, उनको इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये साइन करना पड़ता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और जो लेटर मेंबर होते हैं वो करंट मेंबर के साथ एग्रीमेंट करके ज्वाइन होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग वाले जो है वो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, ठीक है। और जो ऊपर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो साइन करते हैं फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको दो लोगों के जो है ना कम से कम डिटेल्स होनी चाहिए, तो वो दो लोग साइन करके पार्टनरशिप को स्टार्ट कर देते हैं। जो फिर उसके बाद जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो करंट लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं। मेंबरशिप जो होती है वो जब कोई डेथ हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाती है, या फिर आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि यार इस टाइम मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी, तो मेंबरशिप उस वक्त सीज हो जाती है, ठीक है। जो भी राइट्स हैं और जो भी ड्यूटीज हैं वो मेंबरशिप एग्रीमेंट में बताया जाता है, ठीक है, कि ये है पार्टनर्स, हमने नहीं बोला, मेंबर्स के राइट्स और ड्यूटीज हैं, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल राइट्स एंड ड्यूटीज के हवाले से, तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रेगुलेशन है 2001 वो गवर्न करेगी कि ये चीज आपने फॉलो करनी है। हर मेंबर जो है वो एलएलपी का एक एजेंट होगा, ठीक है। बाकी कुछ डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो मेंबर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और फाइलिंग अकाउंट्स, फाइलिंग टैक्सेशन वगैरह इनके हवाले से काम, इन ये काम करते हैं, उनको आप डेजिग्नेटेड मेंबर बोलते हो, ठीक है। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ये बंदा जो है वो डेजिग्नेटेड मेंबर है, ठीक है। कम से कम हर पार्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में दो ऐसे मेंबर्स होने चाहिए। अगर कोई भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डेजिग्नेटेड मेंबर से चूज नहीं किया हुआ, तो क्या अजम्पशन होती है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, डेजिग्नेटेड मेंबर्स होंगे, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड और फाइलिंग रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। इसके नाम के आखिर में एलएलपी आना चाहिए, ठीक है।
इसका नाम क्या होना चाहिए, वो रूल्स बिल्कुल सेम है एज पर द कंपनी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कंपनी के रूल्स, कंपनी का नाम बनाते हुए रूल्स जो फॉलो करोगे आप, वही एलएलपी का नाम बनाते हुए फॉलो करोगे। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंबर्स को हम ट्रीट करेंगे कि वो पार्टनर्स हैं जो कि बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जो मेंबर्स हैं जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उस पर इनकम टैक्स देना है, जबकि उनको उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि उनको मेंटेन करने पड़ेंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जिसमें मेंबर्स के हवाले से डिटेल होगी, फिर उनके रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा होगा, और उन लोगों के बारे में भी आपने स्पेशली रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, यानी कि जो ज़्यादातर ओनरशिप जिनकी मेजर है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये सारे रजिस्टर जो है आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी दे सकते हैं, जो कि इसको पब्लिक रजिस्टर पे रखेगा कंपनीज हाउस में, यानी कि कंपनीज हाउस यूके में होता है, वहां पर सेटअप किया जाता है सारा, जहाँ पर ये हर कंपनी एलएलपी के रजिस्टर जो है, रिकॉर्ड जो है वहां पर होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस के रिकॉर्ड्स कौन कौन देख सकता है, लेकिन ये आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्टर भी बनाते हो, यानी कि रिकॉर्ड्स रखते हो, या तो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हो, या फिर आप ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेज सकते हो, जो कि कंपनीज हाउस में उसको पुट अप कर देता है। बाकी डेट्स की लाइबिलिटी के हवाले से अभी हमने बात कर लिया है कि जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक है जिस अमाउंट तक उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हुई है, ठीक है। हाउएवर वो जो कंट्रीब्यूशन है अपनी जो है वो उसको कभी भी विड्रॉ करवा सकता है, ठीक है, कभी भी विड्रॉ करवा सकता है। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कभी कभार हो सकता है रिक्वायरमेंट भी ना हो, ठीक है, वो कहे कि यार मैं एज अ वर्कर काम करूंगा, एज एन एम्प्लॉय एलएलपी में काम करूंगा, तो ये भी है। और दूसरा ये है कि जितना उसने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट, तो वो ड्राइंग्स भी कर सकता है, ठीक है, कभी भी कर सकता है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है। अगर एलएलपी लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, यानी कि शट डाउन होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, डेट्स ज्यादा होने वाले हैं, तो कोर्ट जो है कुछ मेंबर्स को ये कह सकते हैं कि जो तुमने विड्रॉ की है अमाउंट उसको आप रीपे करो, ठीक है। कितने साल की, पिछले 2 साल में तुमने जितनी भी अमाउंट विड्रॉ की है उसको आप रीपे करो, ठीक है। अगर अगर जो है कोर्ट को ये कोर्ट के पास ये रीजनेबल ग्राउंड है, या कोर्ट इस चीज को बिलीव करती है, ठीक है, कोर्ट इस चीज को बिलीव कर रहे, या कोर्ट इस चीज को बिलीव करे, तो फिर इन दो चीजों को बिलीव करे, तो फिर जो लास्ट 2 सालों में मेंबर्स ने विड्रॉ की है ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से जो भी ड्राइंग्स की हैं, कोर्ट उनसे कह सकती है कि तुम ड्राइंग्स जो है वो रीपे करो। पहली सिचुएशन क्या है, कोर्ट को अगर ऐसा लगे, कोर्ट के पास ये रीजनेबल ग्राउंड हो, ये बिलीव करे कि जो मेंबर को पता था, द मेंबर न्यू और एट रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मेंबर को ये पता था या उसको ये लग रहा था कि अगर मैंने ड्राइंग्स की तो जो पार्टनरशिप है वो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकेगी एट द डेट ऑफ विड्रॉल, ठीक है। यानी कि जिस अगर मेंबर ने जिस दिन पैसा निकाला कंपनी से आखिरी 2 सालों में, उसको विड्रॉल करते वक्त ये आइडिया था, ठीक है, कि कंपनी जो है वो डेट्स पे, सॉरी कंपनी नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डेट पे नहीं कर सकती है, उससे उसने जो विड्रॉ की अमाउंट, तो वो विड्रॉ अमाउंट उसको वापस करनी पड़ेगी। या फिर उसको ये पता था कि अगर मैं पैसा निकाल लूंगा, ठीक है, अगर मैं पैसा निकाल लूंगा, तो कंपनी जो है वो, पहले में ये था कि ना कि एलएलपी वाज अनएबल टू पे इट्स डेट एट द डेट ऑफ विड्रॉल, कि वो जो एलएलपी है वो अपना विड्रॉल के वक्त पैसा पे नहीं कर पाएगी अगर मैं ये ड्राइंग्स निकाल लूंगा, ठीक है, अपने पैसे विड्रॉ कर लूंगा। या फिर वुड बिकम अनएबल टू पे इट्स डेट बिकॉज ऑफ द विड्रॉल, के विड्रॉल की वजह से वो डेट्स पे ऑफ नहीं कर, अपने डेट्स पे नहीं कर सकती, तो फिर भी वो विड्रॉल जो है आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप जब चाहे ड्राइंग्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्राइंग्स करते हो, कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हो, और आपको ये पता हो कि यार कि अगर मैंने विड्रॉ कर लिया तो मेरे एलएलपी डेट्स पे ऑफ नहीं कर सकती, या मेरे विड्रॉ करने की वजह से एलएलपी जो है इन फ्यूचर जो है ना, फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि वो अनएबल हो जाएगी, कि वो डेट्स पे नहीं कर सकती, तो फिर जो आपने अगर इस सिचुएशन में भी ड्राइंग्स निकाली हो तो आपको वो वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी कोई अगर मेंबर फ्रॉडलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग करता है तो वही सारी चीजें अप्लाई होंगी जो कि एक कंपनी के लिए अप्लाई होती हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज के लिए। चैप्टर 12 में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई फ्रॉडलेंट रॉन्गफुल ट्रेडिंग करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो आप डायरेक्टर्स को देते हो, कंपनी के मेंबर्स को भी वही सजा मिलेगी, ठीक है। हम ये चैप्टर 12 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी डिफरेंस क्या है एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप में, ठीक है। पहला तो ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। एलएलपी जो है वो लिमिटेड, जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो सिर्फ इस अमाउंट तक लिमिटेड है जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट किया, ठीक है।
एलएलपी को जो है अपने एनुअल अकाउंट्स को फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट को भी बनाना पड़ता है, कंपनी हाउस को देनी पड़ती है, रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, जबकि जनरल पार्टनरशिप में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है जो कि चलती जाती है परपेचुअल सक्सेशन में, यानी कि एक बंदे के जाने से वो रुक नहीं जाती, वो चलती रहती है, ठीक है। अपने नाम पे प्रॉपर्टी वो खरीद सकती है, वही कंपनी वाली बात है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, फ्लोटिंग चार्जेस बना सकती है, सू भी कर सकती है, और उसको नाम पे आप कंपनी को, आप पार्टनरशिप को भी सू कर सकते हो, यानी कि इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, जब जो कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप का नहीं होता था। अब कंपनी और जनरल पार्टनरशिप का डिफरेंस देख लेते हैं। कंपनी जो है उसके लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ता है, आगे हम वो डिस्कस करेंगे। जबकि जनरल पार्टनरशिप के लिए कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपको पता होना चाहिए कि इससे बनती है कंपनी, लेकिन बस जस्ट पता होना चाहिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम चैप्टर 9 में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो विद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जनरल पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था कि कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट उस पर अप्लाई होता है, तो एग्रीमेंट अगर आप चाहो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी, जनरल पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप के, वो लायबल होते हैं हर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए और हर वो डेट पे ऑफ करने के लिए जो कि पार्टनरशिप ने करना होता है। कंपनी के शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी यूजली, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबल नहीं होते, हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें ट्रांसफरेबल होते हैं। बाकी यहाँ पर तो खैर शेयर वाला होता ही नहीं है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होते शेयर्स, ठीक है। इसमें तो बल्कि पार्टनरशिप डिसलूट होने के भी चांसेस होते हैं, अगर दूसरे पार्टनर्स अपने शेयर्स, तो यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो आप बेसिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते। जनरल पार्टनरशिप में शेयर का तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है। बाकी कंपनी जो है वो फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज दोनों क्रिएट कर सकती है। देखिए, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि आप फिक्स एसेट आपने गिरवी रखे हुए, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई फिक्स एसेट तो नहीं, लेकिन फ्लोटिंग फ्लोटिंग एसेट गिरवी रखे हुए, जैसे स्टॉक आपका, जो जैसे आपकी मेडिसिन कंपनी है, तो जो आपका जो मेडिसिन का स्टॉक है वो आपने गिरवी रखे हुए, उसके अगेंस्ट आप जो है कोई इंटरेस्ट या कोई लोन लेते हो या कोई इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो फ्लोटिंग चार्जेस कहलाता है। कंपनी दोनों तरह के चार्जेस जो है वो इस्तेमाल कर सकती है एज अ सिक्योरिटी, जबकि जनरल पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ फिक्स चार्जेस को एज अ सिक्योरिटी इस्तेमाल कर सकती है। और जनरल पार्टनरशिप में ज्यादातर क्या होता है, पर्सनल गारंटीज होती हैं कि पार्टनर कोई भी होता है वो गारंटी पे लोन लेता है, ठीक है, कि अगर पे ऑफ ना कर सका तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वैसे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है तो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी को चलाती है, डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं। डायरेक्टर्स आप शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, जबकि पार्टनरशिप को पार्टनर्स चलाते हैं जो कि बिजनेस के ओनर्स होते हैं। कंपनी जो है वो कैपिटल रिटर्न नहीं करती अपने मेंबर्स को, ठीक है, जो उन्होंने पैसा लगाया होता है वो रिटर्न नहीं करती अपने मेंबर्स को। हाँ, डिसोल्यूशन के वक्त तो ऑब्वियसली जब वो डिसोल्यूशन होगा, हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में इंसॉल्वेंसी में, ये तब तो रिटर्न करना पड़ता है, जबकि पार्टनर्स जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। कंपनी जो है वो अपने डेट्स के लिए लाइबल होती है, ठीक है। बाकी पार्टनर कंपनी कंपनी डेट्स के लिए लाइबल होती है, कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं वो लाइबल नहीं होते, ठीक है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट तक अमाउंट तक ही वो लाइबल होते हैं, जबकि पार्टनरशिप है, पार्टनर्स जो है वो पर्सनली लाइबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली शो करनी पड़ती है, जबकि पार्टनरशिप एक प्राइवेट बिजनेस होता है, डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप की हम बात करें, हर मेंबर के पास ये राइट होता है कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस को कर सकता है, ठीक है। कंपनीज को सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट को, ठीक है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, अकाउंट्स फाइल करने पड़ते हैं, रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, जबकि जनरल पार्टनरशिप की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर होता है जिसको आप लिक्विडेशन कहते हो, ठीक है। जबकि डेथ और बैंकरप्सी से जो है कोई कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, हमने बात की कि परपेचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है। जबकि अ, इसका पार्टनरशिप का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता। कंपनी का फॉर्मल प्रोसीजर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी वाले चैप्टर में, ठीक है। जबकि जनरल पार्टनरशिप का कोई जो है फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है, एग्रीमेंट करके आप डिसॉल्व कर सकते हो, हमने पढ़ा था बाय कोर्ट या विदाउट कोर्ट ऑर्डर, या कभी बार तो खुद बहुत डिसॉल्व हो जाती है विदाउट कोर्ट ऑर्डर, जब कोई एक पार्टनर मर जाए या बैंकरप्ट हो जाए, सही है। कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट्स पे कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती है, जबकि पार्टनरशिप के प्रॉफिट पे पार्टनर्स क्या पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी आपने याद रखना है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी वाले भी होते हैं, लेकिन एक चीज क्या होती है कि जो मेंबर्स हैं वो क्या पे करते हैं, जो उनको एलएलपी से प्रॉफिट आता है उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं, ऑपरेशन टैक्स पे नहीं करते। ये जो कुछ डिफरेंसेस है ना, ये आपको पता होने चाहिए, दिस डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।